चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस और फीस, टेलीकॉम लाइसेंस एंड फीस अंडर सेक्शन 35 ए डबल बी। तो सबसे पहले ये एप्लीकेबल किस पे होगा? ये एप्लीकेबल होगा आपको सभी एसएससी पे। व्हाट? जो एमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फी है, दैट मींस अंडर सेक्शन 35 ए डबल बी, ये एप्लीकेबल होगा सभी एसएससी पे। फर्स्ट, कंडीशन सेटिस्फाई होगा, देन एप्लीकेबल। तो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट, एसएससी हैज इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग एनी राइट्स टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। तो पहला कंडीशंस क्या है? जो एसएससी है, व्हाट, जो एसएससी है उसे कोई एक्सपेंडिचर, व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा फॉर व्हाट? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का राइट्स, व्हाट, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का राइट ऑपरेट करना, मतलब राइट्स को खरीदने के लिए एसएससी को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकंड, पेमेंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर ऑन एक्चुअली हैज बीन मेड। और जो पेमेंट है, व्हाट, और जो पेमेंट है वो एक्चुअली हो जाना चाहिए। व्हाट? एक्चुअली होगा तभी एज हम लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो पेमेंट फॉर सच एक्सपेंडिचर हैज बीन हैज एक्चुअली बीन मेड। नाउ कुछ नोट्स है। अगर एक्सपेंडिचर बिफोर या आफ्टर कम्युनिकेशन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हुआ है, व्हाट, कुछ नोट्स है क्या? तो जो सच एक्सपेंडिचर में भी इनकर्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो आपका बिजनेस शुरू होने के पहले भी हो सकता है और शुरू होने के बाद भी हो सकता है। और याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तभी हम लोग यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। व्हाट? आपका एमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस लाइसेंस फी में कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, व्हाट, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं देन आप एलिजिबल नहीं है इस सेक्शन, दैट मींस अंडर सेक्शन 35 डबल ए में, अंडर सेक्शन 35 ए डबल बी में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट वो बट कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 31, अंडर सेक्शन 37 1 में वो एज अ क्लेम कर सकता है। नाउ डिडक्शन तो कितना मिलेगा? डिडक्शन कितना मिलेगा अंडर सेक्शन 35 ए डबल बी सब सेक्शन 1? तो जो एक्सपेंडिचर है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअली हो जाना चाहिए, पेड होना चाहिए, तभी वो अलाउ किया जाएगा एज अ डिडक्शन, वो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट। व्हाट? वो भी आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट में ओवर अ पीरियड ऑफ विच लाइसेंस रेम्यूनरेशन इन विच स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर एज अंडर। तो सबसे पहला जो एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअली होना चाहिए, एक्चुअली पेड होना चाहिए, तभी अलाउ किया जाएगा एज अ डिडक्शन, वो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट में। क्या आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा। और स्टार्ट कब से होगा? जिस दिन आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा उसी दिन से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो केस देखिए, केस फर्स्ट, where the license fee is paid before commencement of business. What? अगर जो लाइसेंस फी है बिजनेस शुरू होने से पहले, बट बिजनेस शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने एज अ लाइसेंस फी का जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोगों ने पेड कर दिया। तो जो पीरियड है, व्हाट, पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? तो प्रीवियस ईयर इन विच सच बिजनेस कमेंस्ड, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में, व्हाट, जिस प्रीवियस ईयर में बिजनेस शुरू हुआ है, व्हाट, जिस प्रीवियस ईयर में बिजनेस शुरू हुआ है उसी वहीं से आपको एज एन आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। नाउ वेयर द लाइसेंस इज एक्वायर्ड, व्हाट, वेयर द लाइसेंस इज एक्वायर्ड द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, व्हाट, अब बिजनेस शुरू हो गया उसके बाद हम लोगों ने एज अ लाइसेंस एक्वायर्ड किया, मतलब जो भी उस लाइसेंस का कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पे किया।
तो क्या होगा, तो जिस प्रीवियस ईयर में एक्चुअली पे किया गया है, व्हाट जिस प्रीवियस ईयर में एक्चुअली पे किया गया है, वहीं से आपका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिलेगा। और ये और कोई भी और उसके बाद कोई भी अनदर केस है, तो जिस प्रीवियस ईयर में एक्चुअली हैव बीन पेड हुआ है वहीं से आपको मिलेगा। याद रखिएगा, नो डिडक्शन इज अलाउड ऑन सच कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा जहाँ पे वेयर सच लाइसेंस इज सोल्ड इन फुल अंडर सेक्शन 35 ABB subsection 2 and 3, but no deduction shall be allowed on such capital expenditure. Now अब आता है वेयर सच लाइसेंस इज सोल्ड, बट अब जो लाइसेंस हमें प्रोवाइड किया था उसे हम लोग सोल्ड कर रहे हैं फुल अंडर सेक्शन 35 ABB। तो उस केस में अगर लॉस ऑन सेल पे हम लोगों ने व्हाट लॉस ऑन सेल पे ऐसा हम लोगों ने बेचा है, व्हाट लॉस ऑन सेल पे, तो डिडक्टेबल एज अ बिजनेस लॉस हम मानेंगे। हाँ बिजनेस लॉस है, इसे हम लोग एज अलाउ कर देंगे व्हाट फॉर डिडक्टेबल हो जाएगा। अगर प्रॉफिट ऑन सेल पे है, व्हाट प्रॉफिट ऑन सेल की है, तो जो प्रॉफिट हुआ है ना, व्हाट प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है, तो टू एक्सटेंड ऑफ द एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन अलाउड इन द प्रीसीडिंग ईयर शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। तो जो प्रॉफिट हुआ है उससे हम लोग एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट करेंगे, उससे एज हम लोग बिजनेस इनकम ट्रीट करेंगे। नाउ आता है कैपिटल गेन ट्रीटमेंट। व्हाट कैपिटल गेन ट्रीटमेंट, उस केस में कैपिटल गेन अगर सेल कंसिडरेशन ओरिजिनल वैल्यू पे हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू पे हुआ है, तो अगर पॉजिटिव है तो कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 में टैक्सेबल होगा। Now, where such license is transferred in a scheme of amalgamation or demerger, what जो capital assets था, what where such license sorry जो license था, what जो license था उसे हम लोगों ने ट्रांसफर किया है, what in a scheme of amalgamation और demerger के स्कीम में हम लोगों ने ट्रांसफर किया है, तो सिमिलर डिडक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर सेक्शन 35 ABA। वही डिडक्शन आपको मिलेगा capital expenditure incurred for acquiring any right use spectrum of the telecommunication और सर्विस। ना अब आता है आपका amortization of preliminary expenses। what अब आपका आता है amortization of preliminary expenses under section 35D and rule number 6AB। तो सबसे पहले what is the meaning, तो preliminary expenses किसको कहते हैं, तो फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नोन एज प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस आपके प्रीमिलरी एक्सपेंसेस कंसीडर किए जाएंगे। फर्स्ट एक्सपेंस, व्हाट एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ, व्हाट एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ, अगर आप प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट या फिर फेस्टिवल रिपोर्ट करते हैं, व्हाट प्रिपरेशन ऑफ फेस्टिवल प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट या फिर फेस्टिवल रिपोर्ट के रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, तो उसे हम लोग प्रीमिलरी एक्सपेंस मानेंगे। या फिर कंडक्टिंग, व्हाट कंडक्टिंग मार्केट सर्वे और एनी अदर सर्वे नेसेसरी फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए, व्हाट आपका बिजनेस के लिए कोई भी आप मार्केट सर्वे कर रहे हो या फिर वो मार्केट सर्वे करना एज अ नेसेसरी है, व्हाट वो मार्केट सर्वे करना एज अ नेसेसरी है, उसके रिलेटेड उस पे रिलेटेड जो कोई भी एज अ एक्सपेंस हुआ है, जो कोई भी ऐसा एक्सपेंस हुआ है उससे हम लोग प्रीमिलरी एक्सपेंस मानेंगे। और इंजीनियरिंग, व्हाट इंजीनियरिंग सर्विस रिलेटेड टू द बिजनेस, बिजनेस के बिजनेस सर्विस, व्हाट बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग सर्विस है उसे हम लोग क्या मानेंगे, प्रीमिलरी एक्सपेंस। नाउ पब्लिक शेयर ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स और इन डिवेंचर ऑफ कंपनीज, कोई भी एक्सपेंस हुआ है, बट कोई भी एक्सपेंस हुआ है रिलेटेड टू पब्लिक इशू,
पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिवेंचर ऑफ कंपनीज के लिए। तो उस केस में ये जितने भी एक्सपेंस हम लोगों ने पढ़े हैं ये सारे हम लोग के एक्सपेंस हमारे क्या माने जाएंगे, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। और नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन फीस अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फी लगा उसे हम लोग एज अ प्रीमिलरी एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आता है कोई भी लीगल चार्ज। व्हाट लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग। व्हाट लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग। तो उस केस में जो भी एज अ एक्सपेंस हुआ, जैसे एनी एग्रीमेंट बिटवीन द एसएससी, कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन एसएससी और एनी अदर पर्सन, एग्रीमेंट हो रहा है आपका एसएससी और एनी अदर पर्सन फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए हो रिलेटिंग टू, और वो पर्पस क्या है यहाँ पे, सिटिंग अप या फिर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द एसएससी। एसएससी का बिजनेस सेट करने के लिए या फिर एसएससी का बिजनेस कंडक्ट करने के लिए उस पर कोई एग्रीमेंट हो रहा है, उस पर जो लीगल चार्जेस और ड्राफ्टिंग हो रहा है उसे हम लोग प्राइमरी एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। उसके बाद कोई भी लीगल चार्जेस या फिर ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो आपका क्या माना जाएगा, प्रीमिलरी एक्सपेंस माना जाएगा। उसके बाद एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंडिचर। व्हाट, उसके बाद कोई भी प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंडिचर है तो उसे हम लोग प्रीमिलरी एक्सपेंस मानेंगे। तो इन केस ऑफ कंपनी एसएससी, सॉरी जो प्रिंटिंग, टैक्स पॉइंट, तो टैक्स कितना होगा, तो सबसे पहले ये जो एप्लीकेबल होगा, व्हाट, ये एप्लीकेबल किस पे होगा, ये एप्लीकेबल होगा इंडियन कंपनी। व्हाट, इंडियन कंपनी या फिर रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। व्हाट, इंडियन कंपनी या फिर रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। तो उसके लिए भी कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशंस क्या है, थ्री कंडीशंस है जो फुलफिल करने पड़ेंगे। व्हाट, एसएससी हैज इनकर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो अभी जितने भी ऊपर में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हम लोगों ने पढ़ा है, एसएससी को उस पे एज अ सर्टेन अमाउंट का खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा, पर्पस ऑफ एक्सपेंस, उसका पर्पस क्या होना चाहिए, अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। व्हाट, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, बिजनेस शुरू होने से पहले अगर कुछ एक्सपेंस है फॉर सेटिंग अप अ न्यू अंडरटेकिंग और बिजनेस, ये सेटिंग अप करने के लिए, या फिर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू होने के बाद, तो एक्सटेंशन ऑफ एनी अंडरटेकिंग और कनेक्शन विद द सेटिंग अप अ न्यू यूनिट। व्हाट, हम लोग बोल सकते हो एज अ सेटिंग अप करने के लिए। व्हाट, सेटिंग अप करने के लिए न्यू मशीनरी है उसे हम लोग सेटिंग अप कर रहे हैं। व्हाट, सेटिंग अप कर रहा है तो उसके लिए कुछ एक्सटेंशन कर रहा है, तो उस पर जो भी प्रीमिलरी एक्सपेंस हुआ है वो वाला, ये दोनों खर्चा। और जो रिपोर्ट है, व्हाट, जो रिपोर्ट है वो हम लोग का कौन रेडी करेगा, वो रिपोर्ट हम लोग का सीए करेगा। व्हाट, इन नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। व्हाट, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, उस केस में क्या होगा, तो डिडक्शन, अभी डिडक्शन मिलेगा। तो और एक टोटल प्राइमरी एक्सपेंस मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, तो कितना मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबल होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जब किए हैं। व्हाट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किए हैं तो मैक्सिमम कितना अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट और रेसिडेंट एसएससी। व्हाट, इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट और रेसिडेंट एसएससी, तो उस केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। व्हाट, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा, व्हाट, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा उसका 5% आपको मिलेगा। ये हुआ नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट ऑफ एसएससी। अगर इंडियन कंपनी है, व्हाट, अगर इंडियन कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉय विच एवर इज हायर। बट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का 5%, इन दोनों में जो हायर होगा उसका आपको ये दोनों केस हुआ उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। सॉरी, उतना मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबल होगा डिडक्शन के लिए।
तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, व्हाट? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगर हो रहा है बिंग व्हाट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, दैट मीन्स आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, लीज होल्ड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिटिंग्स हो गया एंड रेलवे सीट्स हो गया, जो कि which are shown in the books of the SSC as on the last day of the previous year in which the business commence, ये हुआ। तो डेट मीन्स अगर कोई आप फिक्स एसेट्स पे कोई चेक्स होगा तो प्रीवियस ईयर में कमेंस होना चाहिए बिजनेस व्हाट, और वो बिजनेस आपका न्यू बिजनेस होना चाहिए ये। और दूसरा एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए व्हाट, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट है फिक्स एसेट्स का, फिक्स एसेट्स यहाँ पे जैसे लैंड हो गए, बिल्डिंग हो गए, लीज होल्ड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फीचर्स एंड रेलवे सेटिंग्स, उस केस में लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच द एक्सटेंशन ऑफ न्यू यूनिट्स एक्वायर्ड हुआ है और डेवलपमेंट ऑफ द एसएससी के लिए है। तो इन दोनों का 5% न्यू बिजनेस के लिए ये फॉलो किया जाएगा, एक्सटेंशन बिजनेस के लिए फॉलो किया जाएगा। नाउ उसके बाद आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर न्यू बिजनेस है तो जो एग्रीगेट ऑफ इशूड ऑफ शेयर कैपिटल डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एज अ लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस इन विच द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे जो आपको खर्चा हुआ है उसका 5%, या फिर अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जो एग्रीगेट ऑफ इशू शेयर्स ऑफ कैपिटल, जो इशू शेयर किए हैं कैपिटल का, डिवेंचर का या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का प्रीवियस ईयर में, उसका एग्रीगेट लेंगे जो कि एक्सटेंशन ऑफ कंप्लीट होगा। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन 1/5 ऑफ द टोटल एलिजिबल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इज अलाउड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, बट जितना भी मैक्सिमम, बट जितना भी मैक्सिमम दैट मीन्स 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट एसएससी, और इंडियन कंपनी के लिए 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 1/5 का आपका डिडक्शन मिलेगा और ये आपको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मिलेगा। नाउ इफेक्ट ऑफ अमर्गलेशन और डिमर्जर, अमर्गलेशन और डिमर्जर का इफेक्ट क्या है? तो उस केस में ईयर, कौन से ईयर में अमर्गलेशन या फिर डिमर्ज हो रहा है, तो उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा, अवेलेबल होगा अमर्गलेटेड कंपनी टू और रिलीजियस कंपनी, और कैश में भी जो केस है उसी केस पे आपको होगा ना। अब आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज नंबर 3। इस केस में आपको क्या मिलेगा? तो देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सबसे पहले आपको तो क्या करना पड़ेगा, एज आपको कैपिटल बोरो करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी अलाउड एट डिडक्शन। आपने जो कैपिटल बोरोड किया है, व्हाट, आपने कैपिटल जो बोरो किया है उसका पर्पस क्या होना चाहिए? बिजनेस या फिर प्रोफेशन, बिजनेस या फिर प्रोफेशन, तभी आपको एज अ डिडक्शन मिलेगा, वरना तो नहीं मिलेगा ना। कंडीशंस है, कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। फर्स्ट, द एसएससी मस्ट हैव, जो एसएससी है उसे तो कैप एज अ कैपिटल तो मनी बोरो करना पड़ेगा, और दूसरा उस मनी पे एज अ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन, द मनी सो बोरोड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और जो मनी हम लोगों ने बोरो किया है, व्हाट, जो मनी हम लोगों ने बोरो किया है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस बिजनेस और प्रोफेशन के लिए है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो आपको डिडक्शन मिलेगा, कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना इंटरेस्ट पेबल हुआ उतना आपको एज अ मिल जाएगा डिडक्शन ना। अब आता है आपका बैड डेट अंडर सेक्शन 36 1 सबसेक्शन 7, बैड डेट आता है। तो सबसे पहले
एनी डेट और पार्ट देयरफॉर व्हिच बिकम्स shall be allowed at deduction। कोई भी डेट हुआ, कोई भी डेथ हुआ, what सॉरी डेट, कोई भी आपका डेथ हुआ है या फिर कोई भी उसका पार्ट हुआ है, तो क्या होगा, वो आपका अलाउ हो जाएगा एज अ डिडक्शन। बट वो हो जाएगा आपका अलाउ एज अ डिडक्शन। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट होता है ना, वो आपका अलाउ नहीं किया जाता एज अ डिडक्शन। जो एक्चुअली में जो बोल सकते हैं, जो एक्चुअली में बैड डेप्ट हुआ है ना, उसी पे आपको डिडक्शन मिलेगा। आप जो प्रोविजन बना रहे हैं उस पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा ना। उसके लिए पहले कंडीशंस क्या है, कंडीशंस देखिए, बैड डेप्थ के लिए कंडीशंस क्या है। तो 1 2 3 4 5 5 कंडीशंस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। फर्स्ट, डेप्थ मस्ट बी इंसिडेंटल टू बिजनेस और प्रोफेशन। जो डेप्थ है, व्हाट, जो आपका डेप्थ है वो इंसिडेंटल होना चाहिए। व्हाट इंसिडेंटल मतलब आपका हो गया जैसे कि कोई आपसे माल परचेस करने आया और आपने उसे एज अ माल दे दिया और उसने बोला बाद में एज अ 3 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स बाद आपको एज अ हम लोग उसका पेमेंट करेंगे। बट 3 मंथ्स हो गया, 4 मंथ्स हो गया, 5 मंथ्स हो गया, उसके बाद भी उसने पेमेंट नहीं किया, उसी को कहते हैं इंसिडेंटल टू बिजनेस प्रोफेशन। सॉरी, इसे कहते हैं इंसिडेंटल। तो पहला, तो जो डेप्थ है वो इंसिडेंटल होना चाहिए। दूसरा, द डेप्थ हैज बीन कंसीडर्ड एज इनकम ऑफ द एसएससी ऑफ द प्रीवियस ईयर और अर्ली प्रीवियस ईयर। और जो डेप्थ है उसे एज आपको कंसीडर करना पड़ेगा। व्हाट, कंसीडर करना पड़ेगा कि वो आपका इनकम था बट अब बैड डेप्थ हो गया। नाउ नेक्स्ट, इट मस्ट बी रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी। और जो बैड डेप्थ है, व्हाट, जो बैड डेप्थ है वो एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, व्हाट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिटर्न ऑफ होना चाहिए। फोर्थ, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जिस बिजनेस से रिलेटेड आपको पेड डेप्थ हुआ, वो बिजनेस आपका मस्ट बी कैरिड होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। और नंबर लास्ट कंडीशन, इट मस्ट बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तभी एज अ डिडक्शन मिलेगा। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो नहीं होगा। तो आपका टैक्स पॉइंट क्या है, तो नो नीड टू प्रोवाइड। तो क्या आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ इतना इतना हुआ, तो उसके लिए कोई प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि बैड डेप्थ हैज अ बैड। तो बैड डेप्थ, व्हाट, बैड डेप्थ, तो कब अलाउ किया जाएगा, कब अलाउ नहीं किया जाएगा, कब अलाउ किया जाएगा, कब अलाउ, सबसे पहले कब अलाउ नहीं किया जाएगा, एज अ डिडक्शन टू एसएससी हु मेंटेन अकाउंट्स ऑन द कैश बेसिस। मतलब अगर जो एसएससी है, व्हाट, अगर जो एसएससी है ना, वो अगर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पे मेंटेन कर रहा है, क्या एसएससी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस पे मेंटेन कर रहा है, तो उस केस में आपको बैड डेप्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो कब अलाउ करेगा, कैश बेसिस को छोड़ के, डेट मीन अक्रूवल बेसिस पे। नाउ आल्सो अलाउ इन द हैंड्स ऑफ सक्सेसर ऑफ द बिजनेस, सक्सेसर ऑफ बिजनेस के आपको मिलेगा। नाउ अब आता है रिकवरी ऑफ बैड डेप्थ। बट जितना बैड डेप्थ हुआ है आपका, उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा ना। अब आता है रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट अंडर सेक्शन 41(4). अगर जो बैड डेप्ट हुआ है, अब मान लीजिए जिसको हम लोगों ने माल दिया था, ऐसा उसका मन अच्छा हो गया, अब वो गुड हो गया, तो उसका मन हुआ चलो आप दे देते हैं। तो उस केस में जो बैड डेप्ट का रिकवरी हुआ उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो देखते हैं। तो अगर अमाउंट रिकवर्ड हो गया है, बट अमाउंट जितना भी रिकवर्ड हुआ है वो डालेंगे और लेस करेंगे बैड डेप्ट जितना क्लेम किए थे, और माइनस कर देंगे बैड डेप्ट जितना हम लोग को एज अ डिडक्शन मिलेगा, और जो अमाउंट होगा वहाँ पे पुट करेंगे। और उसके बाद जितना अमाउंट रिकवर हुआ है और जितना ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे बैड डेप्ट क्लेम माइनस बैड डेप्ट अलॉट फॉर डिडक्शन, जो अमाउंट है यहाँ पे लिखेंगे। अब जो भी अमाउंट आपका आएगा वो हो जाएगा एज अ टैक्सेबल बैड डेट रिकवरी। वो क्या हो जाएगा आपका
taxable bad debt recovery. So such recovery shall be taxable irrespective of the fact whether the business continued or not. बिजनेस कंटिन्यूड है कि नहीं है, अगर आपको बैड डेट रिकवर हो गया तो टैक्स तो देना पड़ेगा. The provision for bad debts under section 36 1 clause number 7A. But वो था bad debts. अब आता है provision for bad debt. What provision for bad debts? सबसे पहले ऐसा नोट, अगर बैड डेप्थ है, नोट बैड डेप्थ से हम लोग माइनस कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स. अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है, व्हाट अगर हम लोग का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है तो उस केस में जो डिडक्शन है ना फॉर द बैड डेट अंडर सेक्शन 31 अभी जो पढ़ के आया, शैल बी लिमिटेड टू द पॉजिटिव अमाउंट. जितना भी पॉजिटिव अमाउंट है उतना तक ही आपको मिलेगा. नाउ प्रोविजन फॉर बैड डेट. व्हाट प्रोविजन फॉर बैड डेट? नाउ पर्सन मीन्स द पर्सन, जो आदमी है, सॉरी जो एसएससी है, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक. बट शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक स्पेसिफाइड अमाउंट जमा करना पड़ेगा. अदर देन प्रीमिलरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्रीमिलरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इन सब में आपको पैसा जमा नहीं करना है. तो किस में करना है? शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक. तो उस केस में पीबीडीडी कितना अलाउ किया जाएगा? 8.5% ऑफ टोटल इनकम. व्हाट जो टोटल इनकम होगा उसका 8.5% एज अलाउ किया जाएगा. कंप्यूटेड बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन, मतलब डिडक्शन के पहले जो टोटल इनकम आएगा वो आपका 8.5% उसका पीबीडीडी अलाउ किया जाएगा. पीबीडीडी अलाउ किया जाएगा. उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन भी है. व्हाट उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन. एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% of average, what 10% of aggregate average advantage made by the rural branches of such बैंक. अगर रूरल ब्रांचेस में है तो उस केस में आपका 10% एग्रीगेट हो जाएगा 8.5 की जगह. उसके बाद further at its option the further deduction shall be also allowed an amount not exceeding the income derived from the redemption of securities. So provide such income has been disclosed in the return of the income under the head PGPP. further deduction मिल जाएगा ना. अब आता है, ये तो था शेड्यूल. अब आता है पर्सन, जो फॉरेन बैंक्स या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट या फिर कॉर्पोरेशन और नॉन फाइनेंशियल बैंक मनी जमा करता है. तो उस केस में 5% ऑफ द टोटल इनकम, मतलब जो भी टोटल इनकम होगा उसका 5% एज अ पीवीडीडी अलाउ किया जाएगा. पीवीडीडी अलाउ किया जाएगा. डिडक्शन देने से पहले का जो टोटल इनकम है उसका 5% एज अ पीवीडीडी अलाउ किया जाएगा. एज अ पीवीडीडी अलाउ किया जाएगा. नाउ अब आता है हम लोग का डिसअलाउड एक्सपेंडिचर. बट हम लोग के पास आता है डिसअलाउड एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40. बट अब वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि डिसअलाउड है, बट वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि अलाउ नहीं किए जाते, वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि अलाउ नहीं है. सबसे पहले इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस और टेक्निकल सर्विस पेबल टू द नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया अंडर सेक्शन 40A1. उस केस में क्या होगा? तो ये पहला ऐसा एक्सपेंडिचर है. फर्स्ट एक्सपेंडिचर कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी रॉयल्टी, कोई भी फीस या फिर कोई भी टेक्निकल सर्विस पे कर रहे हैं टू नॉन रेसिडेंट या फिर आउटसाइड इंडिया. तो उस केस में जो भी आपने एक्सपेंस किया है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा. बट याद रखिएगा यहाँ पे जो नॉट बीइंग अ कंपनी, यहाँ पे कंपनी इंक्लूड नहीं है और ना ही फॉरेन कंपनी.
इंक्लूड है। तो उस केस में ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट अ सोर्स अंडर द चैप्टर नंबर 18B। उस केस में चैप्टर नंबर 18B में जो डिडक्शन था, तो उस पे जो टैक्स बनता है हैज बीन डिडक्टेड, हैज नॉट बीन डिडक्टेड, या फिर आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन विदिन द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 1 की तहत, बट आफ्टर डिडक्शन देने के बाद हैज नॉट बीन विदिन द ड्यू डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। नाउ टैक्स पॉइंट, टैक्स पॉइंट क्या है? अगर सब्सिक्वेंट ईयर तक टीडीएस डिडक्ट करना होता है, पेयर अगर डिफॉल्ट हो गया, सब्सिक्वेंट ईयर में जो टीडीएस काटना होता है, अगर हम लोगों ने नहीं काटा तो उस केस में जो डिडक्शन था पेयर का, तो डिफॉल्ट में नहीं दिया जाएगा। नाउ दूसरा एक्सपेंडिचर, एनी सम पेबल टू a resident on which TDS provision is applicable। What? कोई भी एज अ सम हम लोग को पेबल करना था रेसिडेंट को, जिसपे टीडीएस, व्हाट, टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 40 ए सब क्लॉज 1 ई की तहत। उस केस में 30%, व्हाट, 30% ऑफ एनी सम पेबल टू रेसिडेंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट अ सोर्स अंडर द चैप्टर 18B। बट तो जो 30% सम आपको पेबल करना होता है, मतलब टीडीएस काट लेना होता है, तो उस केस पे अगर नहीं काटे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। आफ्टर द डिडक्शन हैज बीन पेड द बिफोर, जो ऊपर में पढ़े थे वही। नोट कुछ है, सेक्शन 201 सबसेक्शन 1, बट सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? पेयर इज नॉट डीम्ड एज एसएससी इन डिफॉल्ट। जो पेयर है उसे हम लोग एसएससी नहीं मानेंगे। फर्स्ट केस में द रेसिपिएंट हैज फर्निश्ड, अगर जो रेसिपिएंट है वो फर्निश करता है हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 39 के तहत, या फिर द रेसिपिएंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑन सच सम फॉर द कंप्यूटिंग इनकम ऑन द सच रिटर्न ऑफ इनकम। जो रेसिपिएंट है वो टेकन इनटू उस अकाउंट में जिसमें सम कंप्यूट किया जाता है एज द इनकम ऑफ द रिटर्न। नाउ the recipient has paid the tax due on the income declared by him in such a return income। जो recipient है has paid, उसने paid किया tax due on the income declared, जिसने वो income declare किया था on the such return income पे। The payer furnishes a prescribed certificate to the effect from a chartered accountant। That means CA, what, CA। now आता है consideration, what, consideration on which equalization levy is applicable। जहाँ पे equalization levy applicable है उस पे जो consideration आएगा section 40 subsection A and clause IV। तो सबसे पहले जो पेमेंट है वो नॉन रेसिडेंट के लिए होना चाहिए, और सच लेवी हो गया हैज नॉट बीन डिडक्टेड, डिडक्ट नहीं हुआ, एंड आफ्टर डिडक्शन हैड नॉट बीन पेड, डिडक्शन मिलने के बाद पे नहीं किया ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फर्निशिंग, तो ये भी डिसअलाउड हो जाएंगे। नाउ इनकम टैक्स, व्हाट इनकम टैक्स फॉर इंडियन और फॉरेन सेक्शन 40 income tax। Even income tax is paid by the SSC on the income of predecessor is not deductible। भले इनकम टैक्स हम लोगों एसएससी ने भले इनकम टैक्स पे कर दिया तब भी उसको एज अ डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे प्रोफेशनल टैक्स इज अलाउड एक्सपेंडिचर, प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो अलाउ किया जाता है एज एक्सपेंडिचर। उसके बाद वेल्थ टैक्स क्या आता है? उसके बाद आता है वेल्थ टैक्स अंडर सेक्शन 40 ए सब क्लॉज 2A। तो ये भी आपका एज अ डिडक्शन डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है। उसके बाद आता है रॉयल्टी, लाइसेंस फी etc. payable by the state government undertaking। What payable by the state government undertaking? कोई भी अमाउंट by way of royalty, license fee, service privilege fees, service charge और any fees charge by whatever name is called, उसमें लेवी हुआ है या फिर
विच इज अप्रोप्रिएटेड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जो कि अप्रोप्रिएट हुआ है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपका डिसअलाउड किया जाएगा। उसके बाद एनी पेमेंट विच इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, बट कोई भी ऐसा पेमेंट जो कि सैलरीज का हेड में चार्जेबल होता है तो वो भी यहाँ पे डिसअलाउड हो जाएगा। एनी अमाउंट टू अ प्रोविडेंट फंड, बट कोई भी अमाउंट है जो कि प्रोविडेंट फंड में, जैसे एनी अमाउंट टू अ प्रोविडेंट फंड और एनी प्रोविडेंट फंड जो स्टैब्लिश किया है बेनिफिट के लिए, किसके, एम्प्लॉयज के लिए, तो उस पर अगर कुछ एक्सपेंडिचर हुआ तो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद एनी टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजर्स, व्हाट, एनी टैक्स नॉन मॉनिटरी जो कि एग्जेम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सीसी, जो एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 40A(5) के तहत, तो वो एक्सपेंडिचर भी आपका डिसअलाउड हो जाएगा। कौन सा, नॉन मॉनिटरी परक्यूजर्स, वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा।